Hello, my dear student. Good morning, all of you. सभी का स्वागत है. मोस्ट वेलकम टू ऑल इन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस. केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है. मोस्ट वेलकम टू ऑल इन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस. तो यहाँ पर अभी तक हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ रहे थे, जो कि हमारा यूनिट 2 है. फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा, फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. और यूनिट सेकेंड में हमने क्या पढ़ा? यूनिट सेकेंड में हमने पढ़ा बच्चों, क्या पढ़ा? एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में हमने पढ़ा कि परमाणु संरचना क्या होता है. यह यूनिट फर्स्ट हो गया और यह यूनिट सेकेंड हो गया. फर्स्ट में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री के विषय में क्या कराता है? परिचय कराता है. इंट्रोडक्शन अबाउट केमिस्ट्री. आप लोग केमिस्ट्री से परिचित होते हो. और फिर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़े. एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर. जो कोई भी पदार्थ है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ है, उसका जो सबसे छोटा इकाई होता है, यूनिट इकाई होता है, वही मैटर एटम्स बोला जाता है, परमाणु बोला जाता है. उसकी स्ट्रक्चर के विषय में हम लोग पढ़ लिए. आज यूनिट 3 की बात करेंगे. यूनिट 3, इसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स के विषय में क्या करना है? पढ़ना है. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. किसका क्लासिफिकेशंस कर रहे हो? एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी मीन्स आवर्तिता. इसके विषय में भी पढ़ाया जाएगा. पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. गुणों का आवर्तिता से रिलेशन जोड़ा जाता है ना. पीरियोडिसिटी आपकी जगह इन कर लो. पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. इन प्रॉपर्टीज. गुणों मीन्स आवर्तिता. तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. गुणों में आवर्तिता. तो यूनिट 3 में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. क्लासिफिकेशंस क्या होता है? क्लासिफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हो वर्गीकरण. वर्गीकरण. तो बच्चों, जब भी आप क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करते हो, वर्गीकरण के बारे में बात करते हो, तो यह क्या शो करता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को शो करता है. एक क्रमबद्ध तरीका, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट
क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। साइंस की परिभाषा में हमने बताया था, जब विज्ञान को परिभाषित हमने किया था तो यह बात आप लोगों को हमने बताया था कि विज्ञान क्या है। साइंस जब भी बात करते हो साइंस के विषय में, तो साइंस एक क्या है, क्रमबद्ध तरीका होता है स्टडी करने का, सीरियल वाइज एंड कह सकते हैं स्टेप वाइज स्टडी करने का क्या है, तरीका है साइंस। साइंस को आपने डिफाइन भी किया था प्रीवियस क्लास में, या हम कह सकते हैं जो पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, उसमें आप लोगों को साइंस SCIENCE साइंस के विषय में बताया था कि विज्ञान क्या है। विज्ञान किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। सिस्टमेटिक स्टडी एंड सीरियल वाइज, जैसे हमको कहीं भी किसी जगह का यदि स्टडी करना है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बढ़ता हुआ क्रम, विकास डेवलपमेंट में आप लोगों को बताया असेंडिंग ऑर्डर। साइंस यदि उस पर वर्क कर रहा है तो उसको वह असेंडिंग ऑर्डर में ले जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम। पहले का व्यवस्था कुछ और अदर था, फिर उनमें क्या हुआ, जैसे देखिए जो स्टोन एज था, पाषाण काल था, उस समय का जो मानव था, आप लोग पढ़े होंगे, कैसा था, बंदरों जैसा था, उससे कुछ भी ज्ञान नहीं था, न रहने के लिए आवास था, न पहनने के लिए कपड़े थे, कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं था। वह क्या करता था, भटकता रहता था, जंगल जंगल भटकना काम था। लेकिन जैसे ही फायर, अग्नि की खोज हुई, कब हुई, स्टोन एज में अग्नि की खोज, और आग के बाद, अग्नि की खोज के बाद क्या हुआ, वैज्ञानिक युग आ गया, साइंटिस्ट एज जिसको कहते हो। धीरे धीरे मानव में क्या हुआ, विकास होता गया, उसका डेवलपमेंट होता गया, उसके माइंड का विकास हुआ, और उसने स्वयं अपना विकास किया और आज के मॉडर्न मैन में कन्वर्ट हो गया, जो आज का आधुनिक मानव है। तो जहाँ भी साइंस का यूज हो जाएगा, विज्ञान का यूज हो जाएगा, आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। पहले और कहीं भी साइंस यूज करोगे तो वहां पर क्या करते हो, इनिशियल से हम फाइनल जाते हैं। इन साइंस मीन्स उसका जो सबसे सरलतम स्ट्रक्चर होता है उसको देखते हुए हम जटिल की तरफ जाते हैं। इसको हमने दिखाया भी। अब यहीं पर आप मैटर को यदि स्टडी करते हो तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, यूनिट, एटम्स को पढ़ते हो, उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ते हो, फिर उसके बाद उस पूरे एटम्स की प्रॉपर्टी को जान लेते हो। ये क्रमबद्ध तरीका है। साइंस यानी क्या होता है, सीरियल एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, एक व्यवस्था होता है। तो वहीं पर क्लासिफिकेशन भी क्या है, क्लासिफिकेशन साइंस का एक घटक है। मीन्स क्या होता है, एक सिस्टमेटिक व्यवस्था हो गया, उसको क्लासिफाइड कर दिया हमने, समानता के आधार पर, गुणों को आधार पर क्या किया, उसको एक ग्रुप में स्थान दे दिया। जैसे हमको किसी क्लास में एक साथ कई बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास 9 के भी हैं, 8 के भी हैं, 7 के भी हैं, तो उसमें क्या होता है, सबको अलग अलग आइडेंटिफाई करना होता है कि आप किस क्लास में हो, आप किस क्लास में हो। उसमें क्या होता है, समय अधिक लगता है, होता है, समय अधिक होगा,
और यदि हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से सबको क्लास 8 के बच्चों को 8 में बैठा दिया, क्लास 7 के बच्चों को 7th में बैठा दिया, 11th के बच्चों को 11th क्लास में बैठा दिया, 9th के बच्चों को 9th क्लास में बैठा दिया, तो किसी एक बच्चे से यदि हम क्या किए करें कि एज ए पूछ लें कि किस क्लास के हो, तो हमको ये मालूम हो जाएगा कि इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं क्या है, एक ही क्लास के हैं, सिमिलर क्लास के हैं। यही होता है क्या क्लासिफिकेशन। जैसे बुक का क्या है, ढेर पड़ा हुआ है, अब उसमें किसी एक बुक को लेना कठिन हो जाता है, खोजते खोजते हो सकता है शाम हो जाए। जहाँ ढेर लगा है बुक का, वहाँ पर किसी एक राइटर की बुक लेना हो तो उसको खोजने में ही क्या हो जाता है, समय लग जाता है। और यदि हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर दें, व्यवस्थित कर दें, केमिस्ट्री का बुक एक तरफ, फिजिक्स का बुक एक तरफ, मैथ्स के बुक एक तरफ, तो उसको हम सुगमता से आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वही है क्लासिफिकेशन। यदि कहीं पर अव्यवस्था है तो उसको व्यवस्थित करने के लिए उसका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। डिसऑर्डर में है उसको ऑर्डर में कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के द्वारा। और वर्गीकरण में क्या होता है कि सिमिलरिटी देखी जाती है, गुण के आधार पर, गुण के बेसिस पर हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं किसको, जिसका क्लासिफिकेशन करना होता है। तो यहाँ क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स के विषय में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ये आपका केमिस्ट्री का यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। तो क्या हुआ कि तत्व जो होते हैं, तत्व के विषय में आप लोगों को हमने बताया कि एलिमेंट्स क्या है, प्योर मैटर होते हैं और ये समान प्रकार के एटम्स के द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। इसमें समान एटम्स होंगे, एक ही प्रकार, एक ही टाइप के एटम्स होंगे, तो हम उसको एज एलिमेंट्स की संज्ञा दे दिए। वो बोले कि ये एलिमेंट्स है, आपका तत्व है, बहुत सारे तत्व हैं। तो 1800 सेंचुरी में देखा गया, लगभग क्या था कि 31 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, खोजे जा चुके थे। लेकिन 1865 में देखा गया कि इसी के दूने लगभग 65 एलिमेंट्स और आ गए, मीन्स इसका दूना हो गया। मीन्स यह हुआ कि एलिमेंट की संख्या दिन प्रतिदिन क्या हुआ, बढ़ने लगा, उसकी खोज होने लगी, उसकी डिस्कवरी की जाने लगी और उसकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या हुआ, बढ़ने लगा। अब हर एलिमेंट के प्रॉपर्टी को अलग अलग स्टडी करना यह पॉसिबल नहीं था। और उस समय के वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया, उस समय के जो साइंटिस्ट केमिस्ट थे, उन्होंने अब इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया, उपाय प्लानिंग करने लगे कि इस समस्या को किस प्रकार से हम सुलझाएं कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, उसके प्रॉपर्टी, उसके कंपाउंड, एक ही एलिमेंट की कई कंपाउंड्स तैयार हो जा रहे हैं, तो उसको अलग अलग स्टडी करना ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या लाया, क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो किया। वहां पर नहीं, अब हमको एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करना है, इसका वर्गीकरण करना होगा। और वर्गीकरण यानी ये क्या हो गया, जो डिसऑर्डर हो गया उसको ऑर्डर में करना, यही क्या है, इसका एम है, क्लासिफिकेशंस का एम है। अब एलिमेंट्स बहुत ज्यादा मिलने लगे, हर एलिमेंट का अपना अपना प्रॉपर्टी होता था, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड होते थे। अब उसको अलग अलग स्टडी करना क्या हो गया,
पॉसिबल नहीं रहा, तब वहां पर क्या आता है, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशंस के द्वारा हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से क्या होता है, तत्वों को अरेंज किया जाता है। जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले तत्व हैं उनको एक ग्रुप में स्थान दिया गया, ताकि हम क्या करें, उस ग्रुप के किसी एक एलिमेंट को यदि स्टडी कर ले तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उसके गुणधर्म, प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के विषय में क्या हो, नॉलेज हो जाए। वही होता है, जैसे एक साथ हमने बोला भी कि एक साथ बच्चे बैठे हैं तो सबसे पूछना पड़ेगा किस क्लास में हो, किस क्लास में हो, डिफरेंट क्लास के हैं। और यदि उनको सिस्टमेटिक कर दिया गया, हर क्लास को डिवाइड कर दिया गया, तो किसी एक बच्चे को हम स्टैंड अप कराएंगे और उस क्लास के सारे बच्चों के बारे में जान लेंगे कि नहीं, इस क्लास के बच्चे क्लास 11th के हैं, 12th के हैं, जो भी क्लास है वही क्या है, क्लासिफिकेशन है। सिस्टमेटिक वर्क अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होता है। तो यहाँ पर किसका अरेंजमेंट किया गया, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया गया। और क्लासिफिकेशंस का जो पहला प्रिंसिपल आया, किसका आया, डो डोबी, इसको डो ऐसे लिखिए, डो बीनियर, डोबिनियर्स का क्लासिफिकेशन आता है। इन्होंने क्लासिफिकेशंस का क्या किया, आधार रखा। ये हो गए डोबे रीनर बोलते हैं शायद, डोबे रीनर्स, इसको हिंदी में लिखोगे तो डो बे रीनर का क्लासिफिकेशंस है। इन्होंने क्लासिफिकेशंस का बेस दिया, आधार दिया। और उस समय की लगभग कह सकते हैं जो भी ज्ञात तत्व थे उनको इन्होंने तीन तीन श्रेणियों में क्या किया, व्यवस्थित किया। जैसे सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिसमें लिथियम क्या एटॉमिक मास के आधार पर 7 होता है, सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। तो इन्होंने क्या किया, तीन तीन तत्वों की श्रेणियों को बनाया। ऐसे ही कैल्शियम को ले लिया, स्ट्रोंशियम को ले लिया, बेरियम को ले लिया, जिसके कारण इस मॉडल को ट्रेड्स मॉडल बोलते हैं। ट्रेड्स मॉडल है, ये ट्रेड्स क्लासिफिकेशंस था। इन्होंने तीन तीन गुणों को क्या, तीन तीन तत्वों का ग्रुप बनाया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसी प्रकार से आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें क्लोरीन 35.5 एटॉमिक वेट, ब्रोमीन 80 और आयोडीन 127, यहाँ बेरियम 137, ये 88 और ये कैल्शियम 40।
उसका बेस कहा कि यदि तत्वों को तीन तीन क्या किया, इन्होंने तीन तीन ग्रुप बनाया। ये ग्रुप ये हो गया। क्लासिफिकेशन का सबसे पहला प्रिंसिपल, हालांकि इसके पहले आया था कुछ जो आपके लवाइसियर साहब हैं, जिनको आप जनक फादर ऑफ केमिस्ट्री करते हो, लवाइसियर। तो उन्होंने क्या किया, पहले ही क्लासिफिकेशंस किया था कुछ तत्वों का, एलिमेंट्स का, ऑन द बेसिस ऑफ मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड सब मेटेलाइट्स प्रॉपर्टी के आधार पर। लेकिन उस यह क्या है, अधिक प्रचलित है। ये डोबे रीनर का जो ट्रेड्स मॉडल है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, वह आया। इनमें उन्होंने क्या कहा कि तत्वों को यदि बढ़ते परमाणु भार के क्रम में क्या किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। तीन तीन ग्रुप का, तीन तीन तत्वों का ग्रुप बना दिया। यहाँ पर देखा आपने लिथियम को लिया, यहाँ पर सोडियम को लिया, यहाँ पोटेशियम को लिया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो उन्होंने पाया क्या कि ये पहला जो तत्व है और तीसरा तत्व है, इसको यदि उसके एटॉमिक मास को क्या किया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो जो इसका एटॉमिक मास आता है, ऐड करके उसका हाफ कर दो, मीन्स मॉड ऐसा करते हो, जितना है दो, पहला और तीसरा तत्व का जो एटॉमिक मास है उसको ऐड करके उस दो से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो जो आएगा इसका कितना आएगा, 46 डिवाइडेड बाय 2 यानी 23। इसके मान के वह क्या होता है, बराबर होता है या लगभग बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। क्या डुबे रीनर ने किया, इन्होंने लगभग 1831 के आसपास है ना, इनका मॉडल आया था। और इन्होंने क्या किया, तत्वों को अरेंज किया बढ़ते एटॉमिक मास के क्रम में, तीन तीन तत्वों का ग्रुप बनाया। और उसमें यह पाया कि यदि हम पहले और तीसरे तत्व का ऐड करें, जो एटॉमिक मास है उसका ऐड करें और दो से क्या करें, उसको डिवाइड कर दें, तो जो एटॉमिक मास आएगा वह क्या होगा, मिडिल वाले तत्व के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बराबर होगा या लगभग बराबर होगा। इसके लिए भी कैल्शियम 40 होता है, देखिए 137 ऐड विथ 40 डिवाइडेड विथ 2, यह भी आपका आ जाता है लगभग, ये ऐड कर दीजिए, ये हो गया 177 177 यह आ जाएगा आपका। इसको ऐड करके निकालिएगा इसका वैल्यू, तो 88.5 के बराबर आता है, जो कि लगभग इसके बराबर। यह था डोबे रीनर। ये वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, वाली इसका हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ ना, हिस्ट्री क्लासिफिकेशंस का हिस्ट्री। तो उसमें ये आता है डोबे रीनर का ट्रेड्स क्लासिफिकेशंस रूल्स क्या है। तो उसमें तीन तीन तत्वों का ग्रुप उन्होंने बनाया सिमिलरिटी के आधार पर, और उसको अरेंज किया बढ़ते इन एसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में उसको व्यवस्थित किया। और पाया कि यदि दो तत्वों का, पहला और तीसरे तत्व का जो एटॉमिक मास होता है उसको ऐड करें तो वह लगभग इसके बराबर होता है। लेकिन इनका भी मॉडल क्या हो गया, फेल्ड हो गया, इसमें भी कुछ डिमेरिट्स दिखने लगे। यह मॉडल जो है, जैसे क्लोरीन के बाद आता है, क्लोरीन से पहले आता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो इसमें इन्होंने क्या किया, तीन तत्व लिया और इसका इन्होंने बताया कि ये क्या है, 19 होता है, इसका एटॉमिक मास क्या है, 19 होता है।
क्लोरीन का 35.5 मालूम ही था, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ब्रोमीन का 80 था, ये आपने देखा, इसका एटॉमिक मास है। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इसको ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो उसका अंतर कितना मान आने लगा, 45.5 के आसपास इसका मान आया। जब इसको ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो इस मान से क्या हुआ, अधिक, लगभग 10 यूनिट क्या हो गया, अधिक आने लगा। अभी तो मान लो 0.3 की बात हो रही थी, 0.1 की बात हो रही थी, अब मान में क्या हो गया, अधिक अंतर आने लगा। तो उस आधार पर इनका मॉडल क्या हो गया, फॉलो नहीं हुआ, डोबे रीनर। लेकिन ये है कि ये उस समय क्या हुआ, गुण के आधार पर इनका पहला अरेंजमेंट था, गुणों के आधार पर, गुण बेसिस के जो प्रॉपर्टीज के आधार पर जो एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया, यह इनका पहला प्रयास था। इन्होंने, इसीलिए हमने कहा क्लासिफिकेशंस के बेस को इन्होंने दे दिया। फिर आते हैं आपके न्यूलैंड, जोहान अलेक्जेंडर न्यूलैंड, वैसे हम कहते हैं न्यूलैंड, न्यूलैंड। ऑक्टेव्स रूल्स, ये क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, 11th के बच्चे पढ़े होंगे, क्लास 10th में न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स रूल्स, अष्टक नियम। ये क्या थे, म्यूजिक के शौकीन थे, और साथ में क्या थे, केमिस्ट थे। और इन्होंने म्यूजिक का जो स्वर होता है, सा रे गा मा पा धा नी, उसी बेसिस पर क्या किया, तत्वों को अरेंज किया, व्यवस्थित किया। ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, इस बेसिस पर क्या किया, तत्वों को अरेंज किया, और क्या पाया कि हर आठवां तत्व अपने पहले वाले या अपने ग्रुप के जो, या अपने ऊपर वाले तत्व जिस ग्रुप में वह आता है, से गुणों में क्या रखते हैं, सिमिलरिटी रखते हैं, समानता रखते हैं। और उसी को उन्होंने क्या बोला, पीरियोडिसिटी बोला, पीरियोडिसिटी, आवर्तिता कहा उसको, क्या बोला, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी बोला, आवर्तिता बोला कि यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित समय अंतराल पश्चात की जगह पर क्या हो गया, यहाँ पर हर आठवां एलिमेंट्स अपने ऊपर वाले एलिमेंट्स की क्या करता है, पुनरावृत्ति, गुणों की पुनरावृत्ति करता है, सिमिलर प्रॉपर्टी होते हैं उसकी। तो इस बेसिस पर उन्होंने अपना, न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव रूल्स दिया। यह भी रूल्स क्या है, केवल लाइटर एलिमेंट के लिए, ओनली लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही फॉलो हो पाया, हैवियर एलिमेंट्स इसको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे ओनली कैल्शियम, कैल्शियम से ऊपर वाले ही एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो करते हैं। तो इनका भी मॉडल का यही डीमेरिट्स हो गया, डीमेरिट्स मींस यही फेलियर हो जाता है इनका मॉडल, कि ये हैवियर वाले जो एटम्स हैं इस मॉडल को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये हो गया न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल्स। ओके बच्चों,
फिर उसके बाद जैसे हमने कहा यही है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। कितना हो गया? लिथियम 3 हो गया, बेरिलियम 4 हो गया, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। फिर उसके बाद हीलियम नियान होता है, फ्लोरीन 3 के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और फ्लोरीन। फिर यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर, तो परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया, तो उसमें क्या हुआ? हर 8वां तत्व एक साथ होते हैं। जैसे हमने कहा सा, री, गो, म, प, ध, नी। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो हर 8वां तत्व, इन्होंने क्या कहा? हर 8वां तत्व अपने पहले वाले तत्व की पुनरावृत्ति करता है। उस बेसिस पर इन्होंने, न्यूलैंड ने अपना क्या किया? ऑक्टेव रूल दिया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। उन्होंने पहले क्या किया? ये जो स्वर बनते हैं, डिफरेंट टाइप के स्वर हैं, उसी को, उसी बेसिस पर एलिमेंट को अरेंज किया था और बताया कि हर 8वां एलिमेंट्स क्या है? पहले वाले, अपने से पहले वाले एलिमेंट्स की गुणों की पुनरावृत्ति करता है, सिमिलरिटी रखता है, प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी पाई जाती है। एक ग्रुप का एलिमेंट बना दिया, उसको न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स बोला जाता है। फिर आते हैं लोथर मेयर, इनका भी आप रूल्स पढ़े हो। लोथर मेयर हालांकि क्या थे? जर्मनी के थे, जर्मन केमिस्ट थे और उसी समय 1869 के आसपास ही इन्होंने भी अपना यह क्या किया था? अपना ग्राफ प्लॉट किया था, एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टी लिया और एटॉमिक वेट को लिया, उसके बीच ग्राफ बनाया। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट और एटम का जो वॉल्यूम था उसको लिया। ये मान लो एटम का क्या है? एटॉमिक वॉल्यूम है, वॉल्यूम, और एक पर इन्होंने एटॉमिक वेट को लिया और यहां पर इन्होंने क्या किया? ग्राफ प्लॉट कर दिया। और ग्राफ प्लॉट किया तो उनका कुछ ग्राफ किस प्रकार से आया? जिगजैग। और वो पाए कि क्या, जैसे यहाँ पर आपका टी पॉइंट, ये अपर पोर्शंस है, यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना? तो ये ग्राफ प्लॉट किए, ऐसे कुछ ग्राफ इन्होंने बनाया। लोथर मेयर जर्मन साइंटिस्ट थे। एक क्लासिफिकेशंस का हिस्ट्री है। तो इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी को लिया एलिमेंट्स के और उसके एटॉमिक वेट, और फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने कहा कि वहां पर वॉल्यूम भी ले सकते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ले सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मींस जिस पर कोई भी एलिमेंट वह स्थिरता, जिस पर कोई एलिमेंट्स क्या करे? मेल्ट कर जाए, पिघल जाता, मेल्टिंग पॉइंट।
या हम कह सकते हैं एटॉमिक वेट को लिया, और यहाँ पर एटॉमिक वेट यहाँ पर लिया परमाणु भार, क्योंकि उस समय जो भी था एटॉमिक वेट था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन इट्स एटॉमिक वेट, ऐसा कुछ बोल दिया गया था। इसीलिए जो भी ले रहा था सब एटॉमिक वेट पर लिया गया। परमाणु भार इसके विषय में हमने बताया है ना, जो हेड पर नंबर होता है। और यहाँ पर क्या हुआ, एटॉमिक वॉल्यूम को लिया इन्होंने, एटॉमिक वॉल्यूम के बीच, वॉल्यूम के बीच क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। ये ग्राफ खींचा तो कुछ उनका इस प्रकार से ग्राफ आने लगा, ऐसे जिग जैग। और उन्होंने देखा यहाँ सोडियम है टिप पर, यहाँ पोटेशियम है, यहाँ रुबिडियम है, यहाँ सीजियम है, सेम समय। या इन्होंने ही बताया कि यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में क्या किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो निश्चित समयांतराल पश्चात या कुछ समयांतराल पश्चात क्या होता है, समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। निश्चित समयांतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्व मिलते हैं, जिनका ग्राफ उन्होंने फाइंड किया, सेम पोजीशन दिया। देखिए टिप पर क्या है, ओनली एल्कली मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, एक टिप पर पाए गए, इसके पॉइंट पर पाए गए। और उसके नीचे जो था यहाँ पर मैग्नीशियम पाया गया, यहाँ पर ही कैल्शियम जो गिर रहा है, ये वाला ये पोर्शन, यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रुबिडियम, ये सेकेंड ग्रुप के तत्व इस पोजीशंस पर पाए गए। मैग्नीशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो भी है इस पॉइंट पर मिलते हैं। और यहाँ पर जितने भी हैलोजन तत्व हैं, जो शुरू है इससे पहले वाला, ये पहला है, इसके बाद वाला है, यहाँ पर जितने भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, हैलोजन एलिमेंट। इस टिप पॉइंट से पहले मिले, कुछ बाद में मिले, कुछ पास में मिले, कुछ दूर में मिले। और लेकिन उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स थे सबका क्या था, ग्राफ जब प्लॉट किया तो पोजीशन सेम था। जैसे पहला ग्रुप जो उन्होंने लिया था, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये टिप पर ही मिल रहा था, लेकिन कुछ समयांतराल पश्चात। इसी को उन्होंने क्या बोला, पीरियोडिसिटी बोला। न्यूलैंड्स ने भी ऐसा ही कुछ किया था। लेकिन क्या था, हमको प्रोसेस सिस्टम को क्या सिंपल वे में देखना था, और ग्राफ पर प्लॉट करना यह क्या हो गया, कॉम्पैक्ट वर्क हो गया, कठिन काम हो गया। इसलिए इनका मॉडल, हालांकि ये मॉडल क्या था, सही था, मेंडलीव जैसा ही यह मॉडल है, लेकिन जो इसका अरेंजमेंट है वह कठिन है। ग्राफ पर सबको गुणों के आधार पर लिखना, ये काम थोड़ा कठिन हुआ कि ये सही नहीं है, इसको कॉलम में होना चाहिए। तो कॉलम में उस समय कौन कर रहा था, उसी समय उसी डेट में दमित्री मेंडलीव का नाम आता है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को भी उन्हीं के बेसिस पर क्या किया गया, फॉलो किया गया। उन्हीं के मॉडल को सभी लोग फॉलो करते हैं, उसमें कुछ सुधार किया गया। फिर जो आधुनिक विचारधाराएं है, आधुनिक सिद्धांत आए, उस बेसिस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स को बनाया गया। तो लोथर मेयर का जो वक्र प्रक्रिया था, ओनली जटिल होने के कारण क्या किया गया, उस समय के लोगों द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। ओके, न्यूलैंड्स ने बता दिया पीरियोडिसिटी, लेकिन उन्होंने कहा था आठवां तत्व क्या करता है, अपने ग्रुप के ऊपर वाले एलिमेंट से गुणों में समानता रखता है।
और इन्होंने यह बताया कि एक निश्चित समय अवधि के पश्चात समान गुण धर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, जिसको उन्होंने ग्राफ प्लॉटेड करते समय हर ग्राफ के सेम पोजीशन पर क्या दिया, स्थान दिया। ये क्या हो गया, लोथर मेयर्स का कर्व मॉडल्स। इन्होंने ग्राफ को क्या किया, प्लॉटेड किया था, लोथर मेयर। और न्यूलैंड को ही क्या हुआ था कि जो उन्होंने क्या किया था, अष्टक नियम दिया या पीरियोडिसिटी को डिफाइन किया, आवर्तिता को, उसी बेसिस पर उनको रॉयल सोसाइटी लंदन के द्वारा क्या किया गया था, मेडल प्रदान किया गया था। ओके बच्चों, तो आपने डुबे रीनर का मॉडल देखा, न्यूलैंड का मॉडल देखा, फिर उसके बाद लोथर मेयर का देखा। फिर आते हैं दिमित्री मेंडेलीव। दिमित्री मेंडेलीव्स मेंडलीव आप लोग कहते हो, हैं? ये क्या थे, रसिया के थे, रशियन केमिस्ट थे। और इन्होंने कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक वेट्स। मीन्स तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है, उनकी परमाणु भार पर निर्भर करता है, या परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। इन्होंने अपने हाइपोथेसिस में या क्लासिफिकेशन रूल में यह बात बताया। 1869 के आसपास इन्होंने भी क्या किया, जब वो हालांकि जर्मनी के थे लोथर मेयर, और ये क्या थे, रसिया के थे, लेकिन इनके मॉडल में क्या है, बहुत सिमिलरिटी है। बस यही अंतर है कि इन्होंने क्या किया, कॉलम में क्या किया, अपने मॉडल को व्यवस्थित किया कॉलम में, और इनका मॉडल जो है ग्रुप और कॉलम में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। इसको उन्होंने ग्रुप की संज्ञा दी। जैसे यहाँ पर हमने कहा दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, तो ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। वर्टिकल कॉलम को इन्होंने क्या बोला, ग्रुप की संज्ञा दी, और हॉरिजॉन्टल को इन्होंने क्या बोला, पीरियड, आवर्त बोला। तो यहाँ पर ग्रुप में जब आप देखोगे, ग्रुप में जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल्स है, तो इसमें क्या बनाए गए, देखिए सबसे पहले तो इन्होंने अपना क्या दिया, पीरियोडिक्स लॉ दिया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन इट्स एटॉमिक वेट। और फिर उसके बाद तत्वों को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या किया, वर्टिकल मीन्स इसको ग्रुप का, और हॉरिजॉन्टल मीन्स इसको उन्होंने क्या बोला, पीरियड बोल दिया, आवर। तो उस समय जब उनका मॉडल दिया गया, तो उनके मॉडल में जो पीरियोडिक टेबल था, कुल मिला के 8 ग्रुप था और 12 ठो पीरियड था, 36। जैसे हमने कहा, यह यदि उनका मॉडल है, तो यहाँ पर क्या है, ये ग्रुप है, ऊपर से नीचे जब जाओगे तो ये ग्रुप होगा।
और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये क्या होगा, पीरियड होगा, ये हॉरिजॉन्टल। तो उनके पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप थे आप देखोगे तो, हालांकि रशियन लैंग्वेज यूज किए थे वहां पर, और उनमें क्या था कि 8 ग्रुप था, 8 ग्रुप और 12 पीरियड्स था, पीरियड। ओके, फिर उन्होंने देखा, उन्होंने हर ग्रुप में, जैसे फर्स्ट ग्रुप था तो उसमें इसको 2 उपवर्गों में, एक वर्ग को 2 उपवर्गों में क्या किया, ग्रुप मीन्स क्या हो गया, ग्रुप यानी वर्ग हो गया, सब वर्ग ए और बी में क्लासिफाइड कर दिया। आप देखोगे इनका मॉडल तो उसमें जैसे इसके साथ ए में क्या किया उन्होंने, लिथियम को ले लिया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और बी में एक ही ग्रुप में 2 कॉलम, 2 एक वर्ग को 2 सब वर्गों में डिवाइड किया। और यहाँ पर क्या किया इन्होंने, कॉपर ले लिया, सिल्वर ले लिया, गोल्ड ले लिया, मीन्स एल्कली मेटल्स को, एल्कली मेटल क्षारीय धातुओं को सिक्का धातुओं के साथ, क्वांट्स एलिमेंट्स और क्वांट मेटल्स एलिमेंट के साथ क्या किया, एक वर्ग में इसको स्थान दे दिया। हर वर्ग को उन्होंने पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा, छठा, सातवें वर्ग को 2-2 उपवर्गों में क्लासिफाइड किया, उपवर्ग ए और उपवर्ग बी। उपवर्ग बी में इन्होंने यहाँ पर देखिए कॉपर ले लिया, सिल्वर ले लिया, गोल्ड ले लिया, उस समय की जो भी सिक्का धातुएं थी, सिक्के बनाए जाते थे, कॉइन्स बनाए जाते थे, इसी एलिमेंट को इन्होंने क्या किया, इसमें लिया। और इसमें जितने भी क्षारीय धातु हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उसको ग्रुप ए में, इसी को उपवर्ग बोला गया। यहाँ पर ये क्या हो गया, एक वर्ग में 2 उपवर्ग, इसको ग्रुप यानी वर्ग। और इसी प्रकार आवर्त लिया, और तत्वों को जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप लोग करते हो, 2, 8, 8, 18, 32 है ना, इस रूप में क्या किया, अरेंज किया था। आवर्त में जब जाओगे तो हीलियम, लिथियम 2, 8, 8, 18, 18, 32, 54, इस क्रम में इन्होंने क्या किया, उसको तत्वों को अरेंज किया था। और हर वर्ग में 2 उपवर्ग बनाया था, उपवर्ग ए और उपवर्ग बी। और जो 8वां वर्ग था उस समय क्या था, ये कमी हो गया, ये सिक्का धातुओं के साथ अल्कली मेटल को रखना इनके मॉडल की एक कमी को भी दिखाता है। इनके मॉडल में यदि क्या है, कुछ बेनिफिट है, बेनिफिट तो वैसे बहुत है, इसी के आधार पर आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स आया वह बनाया गया। बेनिफिट लाभ है ना, मेरिट्स है तो कुछ डीमेरिट्स है। तो मेरिट्स में जैसे हमने क्या कहा कि जो बोरान बेरिलियम है, बेरिलियम का पहले इसका परमाणु क्रमांक क्या माना जाता था, परमाणु भार 13.5 माना जाता था, 13.5 इसका परमाणु भार माना जाता था। लेकिन बेरिलियम को जब इन्होंने क्या किया, गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया तो इनके पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान लिथियम परमाणु भार 7 और लिथियम और बोरान परमाणु भार 11 के बीच में इसका स्थान होना चाहिए। और उस बेसिस पर क्या किया गया, इसका 9.4 इसका क्या एटॉमिक वेट निर्धारित किया गया और संशोधित किया गया कि नहीं, यह 13.5 नहीं होगा। जब इसका गुण जो है लिथियम और बोरान के बीच का है तो इसका स्थान कहीं यहाँ पर होगा, ना कि इससे बाहर यह चला जाएगा। तो यह क्या हो गया, मेरिट्स में आएगा।
और तत्वों को क्या किया गया, एक निश्चित तरीके से क्रमबद्ध तरीके से क्या किया गया, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया। जैसे हमने कहा लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऐसे तत्वों को क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया। उस समय मेंडलीव के समय लगभग 59 एलिमेंट की खोज की जा चुकी थी और उन्होंने क्या किया, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में उसको व्यवस्थित किया। किसमें, उस 8 वर्गों या कह सकते हैं 12 पीरियड में, और कुछ के लिए उन्होंने क्या किया, गैपिंग कर दिया। जैसे उस समय कुछ एलिमेंट्स उनको नहीं मालूम थे, तो एक का गैप लिख दिया, वहां पर गैप छोड़ दिया। एक का सिलिकॉन, मीन्स अभी सिलिकॉन नहीं आया, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपने मॉडल में क्या किया था, एक का एल्युमिनियम कह के क्या किया, छोड़ दिया एल्यूमिनियम। ये गैपिंग थी उनके मॉडल में और वहां पर ऐसा कुछ लिखा गया था, एक का शब्द यूज किया, मीन्स यह स्थान जो एलिमेंट्स आएगा उसके गुण क्या होंगे, इसके सिमिलर होंगे। इस ग्रुप में अपने ही पीरियोडिक टेबल में क्या किया, उसकी भविष्यवाणी कर दी कि नहीं, जो एलिमेंट्स अज्ञात है उसका स्थान यहाँ पर होगा, उसके जो गुण होंगे वह इसके सिमिलर होंगे। वास्तव में देखा गया बाद में जब उस एलिमेंट की खोज की गई तो उसके सेम वही प्रॉपर्टी पाए गए जिसको मेंडलीव ने उसकी खोज से पहले ही क्या किया था, एक्सप्लेन कर दिया था। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी का ये क्या हो गया, मेरिट्स हो गया, परमाणु भार में संशोधन किया गया और यह क्या है, सिस्टमेटिक तरीका है। और इन्होंने अपने जो मॉडल है, जो अपना बढ़ता हुआ परमाणु भार है उसके क्रम में जो तत्वों को व्यवस्थित किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उस समय अक्रिय तत्वों की खोज नहीं की गई थी। स्टोक ने शायद इसको देखा था और उसी के बेसिस पर उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, उसको बताएंगे आप लोगों को। पहले आप लोग देखिए इसका लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये बढ़ते परमाणु भार के क्रम में क्या किया, इन्होंने व्यवस्थित किया। 8 वर्ग बनाया था और 12 ठो क्या पीरियड, हॉरिजॉन्टल जो थे वो पीरियड, और जो कॉलम में वर्टिकल कॉलम में आते हैं उनको ग्रुप बोला गया। और कुछ डीमेरिट्स भी रहे। डीमेरिट्स में डीमेरिट्स जिसको बाद में संशोधित किया गया, डीमेरिट को बाद में एज ए संशोधन किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, संशोधित मेंडलीव की आवर्त सारणी है ना। तो उसमें क्या किया, डीमेरिट्स पहले तो इन्होंने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था, जो कि बाद में बोहर्स और निल्स बोहर और अदर साइंटिस्टों ने मिलकर क्या किया, यह बताया कि नहीं, इसके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वह किस पर डिपेंड करते हैं, एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक मास पे तो होना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने जो समान गुणधर्म वाले तत्व नहीं है उनको क्या किया, एक ही वर्ग में स्थान दे दिया। जैसे अभी आपको हमने बताया कि सिक्का धातुओं को एल्कली मेटल के साथ इन्होंने क्या किया, रख दिया, जो कि क्या है, एक प्रकार की डीमेरिट्स है। अधिक परमाणु भार वाले तत्व को क्या किया था, कम परमाणु भार वाले से क्या किया, पहले रखा था। जैसे कोबाल्ट को इन्होंने क्या किया, निकिल से पहले रखा। कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या होता है, निकिल से अधिक होता है। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इन्होंने जो 8वां वर्ग बनाया था उसमें 3 उपवर्ग में क्लासिफाइड किया। उसी में आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है। देखिएगा जो 8वां वर्ग होता है, 8वां वर्ग, उसको 3 उपवर्गों में क्या किया, क्लासिफाइड किया। तो उसमें कोबाल्ट को इन्होंने क्या बोला, निकिल से पहले रख दिया। 59 इसका भी होता है, 59 इसका भी होता है।
लेकिन रियल में देखा गया तो 58.9 या 8 समथिंग इसका था, और निखिल का 8.71 कुछ था। तो वहां पर क्या हुआ, यहाँ 8 होता है या 7 होता है, तो 7 को पहले रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एसेंडिंग परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अपने मॉडल को व्यवस्थित किया था, जबकि इन्होंने निकिल का स्थान क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए, कोबाल्ट का बाद में होना चाहिए। तो वहां पर ये मिस्टेक कर गए। वैसे ही इन्होंने टेलुरियम और आयोडीन को भी क्या किया, टेलुरियम का स्थान जो जगह होता है वो आयोडीन से क्या होता है पहले इन्होंने दे दिया, जबकि इसका एटॉमिक मास क्या आयोडीन से ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, डीमेरिट्स हो गए, किसके, आपके मेंडलीव के आवर्त सारणी के डीमेरिट्स हो गए। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुछ संशोधन किया गया, उस बेसिस पर आपका नया जो क्लास चलेगा उसमें आपको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के विषय में बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन। यह जो पीरियोडिक टेबल्स है यह क्या है, मेंडलीव्स का अर्लियर पीरियोडिक टेबल था, जिसमें उन्होंने क्या किया, उस समय हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सब विषय या हम कह सकते हैं अक्रिय तत्वों के विषय में जानकारी नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया है। और यहाँ आप देख रहे हो 1 से लेके 8 तक क्या बनाया, वर्टिकल कॉलम बनाया, उसी को इन्होंने क्या बोला, ग्रुप बोला, ग्रुप की संज्ञा दी। तो 8 ग्रुप थे इनके अर्लियर मॉडल्स में, और हर ग्रुप में उन्होंने क्या किया, सब ग्रुप बनाया, जिसे वर्ग को उपवर्ग में क्लासिफाइड कर दिया। हर वर्ग में 2-2 उपवर्ग, यहाँ पर है आपका लिथियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। इसके साथ उन्होंने सिक्का धातु या क्वाइंस मेटल्स, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को स्थान दिया, जो कि एक डीमेरिट्स है, क्योंकि यहाँ अल्कली मेटल्स और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड इनके बीच समानता नहीं है। और फिर यहाँ पर इन्होंने दिखाया ये हॉरिजॉन्टल्स कॉलम है, यहाँ कुल हॉरिजॉन्टल कॉलम की संख्या कितनी है, 12 है, और वर्टिकल कॉलम की संख्या आप लोग देख रहे हो 8 है। यहाँ 8वां वाला ग्रुप है, इसको 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया, जिसमें कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट और निकिल को, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम को, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम को क्या किया, स्थान दिया है। और उस समय के जो भी अज्ञात तत्व थे उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए, जिसकी भविष्यवाणी, जिसकी गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को उसकी खोज से पहले ही उसको उन्होंने बता दिया था। यहाँ पर देखिए गैप है, तो ये गैपिंग शो करते हैं कि यहाँ पर कोई अदर एलिमेंट्स है जिसकी गुणधर्म की भविष्यवाणी इन्होंने पहले ही कर दी थी। फिर आता है इसमें दोष क्या थे, तो दोष में यही है कि यहाँ पर कोबाल्ट और निकिल है, तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, निकिल से ज़्यादा है, फिर भी इसको आवर्त सारणी में इन्होंने पहले स्थान दिया। और उसी प्रकार आपका आयोडीन का परमाणु भार 127 था, और टेलुरियम का जो परमाणु भार था 125 है, लेकिन टेलुरियम का परमाणु भार जो वर्तमान समय में देखा गया 127.6 है, और आयोडीन का 126.9 है, यानी 126.9 और 127.6 है। तो टेलुरियम को क्या किया गया, पहले रखा गया है, टेलुरियम का स्थान जो है इसमें पहले है,
आयोडीन से, जबकि इसका स्थान क्या होना चाहिए था, आयोडीन पहले होना चाहिए था और टेलुरियम बाद में, क्योंकि इनका जो मॉडल है, पीरियोडिक मॉडल्स है, वह क्या है, बढ़ते एसेंडिंग ऑर्डर में है, एटॉमिक वेट के एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है तत्वों को। इस प्रकार से आप देख सकते हो पूरा पीरियोडिक टेबल्स इसमें दिया गया है मेंडलीव का। बाद में वर्तमान समय में क्या हुआ, इसमें कुछ संशोधन किए गए जिसे हम संशोधित परमाणु मॉडल की संज्ञा देते हैं। उसी बेसिस पर आधुनिक परमाणु मॉडल बनाया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करोगे। अब फिर मिलते हैं इन नेक्स्ट पढ़ने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है और तत्वों के गुणों का निर्धारण उसमें किस प्रकार से किया गया, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशंस किया गया, किस प्रकार से वर्ग बनाए गए, क्लास बनाए गए और किस प्रकार से पीरियड बनाए गए, इन सब विषयों पर हम नेक्स्ट जानकारी